रुक जाओ यहीं पे और किसी वीडियो पर स्किप करने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग इस समय पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है आपको एक ऐसी वीडियो तक पहुंचाने की जो आपको डोपामीन से भर दे। लेकिन अगर आपने अपनी इस अर्ज को रोका नहीं तो आप अपने इस छोटे होते हुए अटेंशन स्पैन को कभी फिक्स नहीं कर पाओगे। आपने ऑलरेडी खुद को बहुत बार बदलने की कोशिश की है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बहुत परेशानी होती है। आप काम करने बैठते हो लेकिन सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आपके हाथों में खुजली होने लगती है और आप बस अपना फोन उठा के स्क्रॉल करना चाहते हो। आपने उस बुक को अभी तक फिनिश नहीं करा है जो आपने हफ्तों पहले स्टार्ट करी थी, या फिर इससे भी बुरा शायद आपने अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं करा है और आप बस चीजों के बारे में रिसर्च करते जा रहे हो। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हो तो आपका अटेंशन स्पैन एक बहुत ही चिंताजनक रूप से छोटा हो चुका है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, फुल स्क्रीन करके, कोई कमेंट्स आपने रीड नहीं करने, कोई 2x स्पीड में इस वीडियो को नहीं देखना और साथ में कोई भी दूसरा काम नहीं करना। इस वीडियो को पीछे चला के ना तो आपने ब्रश करना है ना ही कपड़ों को समेटना है। हर चीज को रोककर सिर्फ मेरे फेस पर फोकस करो, मेरी आवाज को सुनो। अगर आपने बिना स्किप करे ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली तो आप अपना फोकस इस वीडियो के एंड तक ऑलरेडी 1% तक बढ़ा चुके होंगे। नाउ आपने वीडियो का इंट्रो देख लिया है और आपको ये लग रहा होगा कि ये तो कितना आसान है, लेकिन आप गलत हो। अगर आपको अपने फोकस को इंप्रूव करना है और अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाना है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस पॉइंट से इस वीडियो में आपको कोई सबटाइटल्स देखने को नहीं मिलेंगे, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई तेज एडिट्स नहीं। ऑब्वियसली थोड़े बहुत कट्स इधर उधर आपको देखने को मिलेंगे, बट मैं इस वीडियो को आपके लिए इतना सिंपल और डीस्टिमुलेटिंग बनाना चाहता हूं कि आपका फोकस इस वीडियो को देखते देखते ही इंप्रूव होने लगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये पूरा प्रोसेस आपको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल, पेनफुल और इवन बोरिंग फील होगा, लेकिन ये मेरा आपके लिए चैलेंज है। बिना किसी रूल को तोड़े इस पूरी वीडियो को फिनिश करके दिखाओ। सो एकदम से हर कोई अटेंशन स्पैन्स के बारे में क्यों बात करने लग गया है? देखो, डेटा के हिसाब से अर्ली 2000s में हमारा अटेंशन स्पैन ऑन एवरेज 150 सेकेंड्स यानी 2.5 मिनट था। 10 साल बाद जब स्मार्टफोन्स आ चुके थे तब हमारा अटेंशन स्पैन सीधा आधा हो गया था, यानी 75 सेकेंड्स। 2020 में जब हम सब लॉकडाउन में थे और हर कोई स्क्रीन से चिपक कर बैठा हुआ होता था, तब हमारा अटेंशन स्पैन 47 सेकंड्स हो गया था। और अब 2026 में जब जेन जी का अटेंशन स्पैन मेजर करा गया, तब उनका अटेंशन स्पैन सिर्फ 3 से 8 सेकंड ऑन एवरेज निकल के आया। और मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं, ये 3 से 8 सेकंड वाला जो नंबर है, ये वही नंबर है जिस पर हम कंटेंट क्रिएटर्स फोकस करते हैं। हर कंटेंट क्रिएटर अपनी इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट लिखते हुए यही क्वेश्चन करता है कि उसका पहला सेंटेंस कितना स्ट्रांग है। क्या ये सेंटेंस सुनकर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होगी? क्या ये सेंटेंस इतना ताकतवर है कि लोग अपना सारा काम छोड़कर बस इसी वीडियो को देखना चाहेंगे? तो जितना ज्यादा आप स्क्रॉल करते हो उतना ही तेजी से आपका अटेंशन स्पैन इस 3 सेकंड वाले नंबर के पास आने लगता है। और सोचो, जितना ज्यादा आप वायरल वीडियोस देखते हो, जितना उसमें तेज तेज एडिटिंग हो रखी होती है, उतना ही वो आपके फोकस करने की कैपेबिलिटी को खत्म करती है। और फोकस ना कर पाने की एबिलिटी सीधा सीधा जुड़ी होती है पुअर लाइफ सेटिस्फैक्शन और फेलियर से। नाउ इमेजिन करो कि 2 लोग हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अगले 1 घंटे तक एक बुक को पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से एक इंसान ऐसा है जो बुक को पढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा खुश है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है कि उसको आज क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन दूसरा इंसान बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा है और वो बीच बीच में हर 2 मिनट बाद अपना फोन निकालता है और स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। दोनों लोगों ने अपनी लाइफ का 1 घंटा वहां पर स्पेंड किया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जिसने उस 1 घंटे को पूरी तरीके से जिया। जब भी आपका अटेंशन स्पैन बटा हुआ होता है, आप एक जगह पर एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं होते हो। तो ये जो दूसरा इंसान है जो बार बार खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, ये इंसान कंप्लेन करता रह जाता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी लाइफ में मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि आपका ऑलमोस्ट हर ख्याल, आपका हर इमोशन और आपका हर एक्शन आपके बीते हुए कल से जुड़ा होता है। आपकी बॉडी को यह पता होता है कि आपने लास्ट टाइम प्लेजर अचीव करने के लिए क्या करा था, क्या करने से आप डिस्कंफर्ट से बाहर निकलते हो। सो जैसे ही काम करते हो आपका ध्यान भटकता है, जैसी आपकी अवेयरनेस आप लूज करते हो, वैसी आपकी मेमोरी आपके दिमाग को ओवरटेक कर लेती है और आप फिर वही काम करने लगते हो जो आप हमेशा से करते आए थे। तभी जब आप खुद को ये प्रॉमिस भी कर देते हो कि आप बीच बीच में अपने फोन को उठाकर खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे, फिर भी आप फोन को उठाते हो। तभी आप सेम तरह के रिलेशनशिप्स में बार बार आते हो, तभी आप सेम तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो और तभी आप इतने सालों से सेम लेवल पर अटके हुए हो। जब तक आप अपने अटेंशन स्पैन को नहीं बढ़ाते, तब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं बल्कि बस अपने दिमाग में जी रहे होते हो। अगर आप जरा से भी सेल्फ अवेयर हो तो आपने नोटिस भी करा होगा कि बहुत लंबे समय से आपके दिमाग में कोई भी ओरिजिनल थॉट आया ही नहीं है। आपके सारे थॉट्स और सारे आइडियाज आपने इंटरनेट से लिए हैं
और कुछ टाइम पहले तक मुझे भी लगता था कि हाँ ये तो नॉर्मल ही है, हम बुक्स पढ़ते हैं, इंटरनेट से कुछ भी सीखते हैं ताकि हम उन चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। लेकिन जब सेम आइडिया, सेम शोज, सेम मूवीज करोड़ों लोग कंज्यूम करते हैं, तब उस आइडिया में कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं रहती। किसी भी आइडिया को हम अपना बनाते हैं उसके साथ टाइम स्पेंड करके। दिस इज वाई यू डोंट हैव एनी ओरिजिनल थॉट्स, बिकॉज यू डोंट सिट विद देम लॉन्ग इनफ। अगर मैं इस बुक को रीड करते हुए बीच बीच में अपने फोन में कुछ देखने लग जाऊं, स्क्रॉल करने लग जाऊं, मेरा दिमाग कभी भी इसमें मौजूद आइडियाज को पेनिट्रेट कर ही नहीं पाएगा। बट लेट्स से अगर मैं अपने फोन को साइड रख दूं और मैं अपना पूरा फोकस इस बुक पर लगाऊं, दैट्स ऑल्सो नॉट इनफ। बिकॉज फिर भी इसको बंद करने के बाद मेरे को कुछ टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। मेरे को टाइम चाहिए जो भी मैंने इसमें सीखा, इन आइडियाज को मेरी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ जोड़ने के लिए। और सोचो यार, इस बुक को कार्ल युंग ने लिखा है लगभग 100 साल पहले, और वो बैठे थे स्विट्जरलैंड में, मैं बैठा हूं फरीदाबाद में। उन्होंने मेरे बारे में सोचकर, मेरी सिचुएशन, मेरी प्रॉब्लम, मेरी आइडेंटिटी को सोचकर ये बुक नहीं लिखी है। तो जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, जो भी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, हमें उसके बारे में बैठकर फिर सोचना होता है। We have to actually customize what we read. We have to personalize what we read. और अगर आप बैठते नहीं हो, obviously you won't have any original thoughts, any original ideas. और सोचो, लोगों का attention span इतना ज्यादा कम हो चुका है कि वो अब ये बुक भी नहीं पढ़ सकते हैं। उन्हें YouTube पर जाकर इस बुक की 5 से 10 मिनट में एक समरी सुननी है। हाउ शेमफुल इज दैट। और ये है आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम आप तब तक फिक्स नहीं कर पाओगे जब तक आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ फोकस रिचुअल। फोकस करना बहुत ही ज्यादा आसान बन जाता है जब आपके दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि अब काम करने का समय हो चुका है। कई लोग काम करने से पहले एक कैंडल को जलाते हैं, कई अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट को चलाते हैं, कई लोग बस एक सेम जगह पर आकर बैठते हैं, सेम टाइम पर काम शुरू करते हैं, और कई लोग काम करने से पहले अपने लिए कॉफी बनाते हैं। ये रिचुअल अपने आप में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है हमारा डेली काम करने की हैबिट, जो हमारे डिसीजन फटीक को हटाता है। बिकॉज पूरे काम करने के प्रोसेस में जो चीज हमारे अंदर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन ऐड करती है, वो होते हैं हमारे इतने छोटे छोटे डिसीजंस कि मैं काम करने के लिए बैठूं कहां पे। क्या काम करने से पहले मैं अपने सारे मैसेजेस क्लियर कर लूं, फिर मैं आराम से बैठ पाऊंगा? क्या काम करने से पहले मैं अपने लिए चाय या कॉफी बना लेता हूं, फिर मैं बहुत देर तक बैठ पाऊंगा? काम करने से पहले ना मैं जिम आता हूं। जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर नहीं होता, एक रिचुअल, एक रूटीन नहीं होता, तब दिमाग बहुत ज्यादा कैलकुलेट करता है कि क्या मैं ये करूं या ये। और जब ये दो बातें हो रही होती हैं आपस में, हमारी विल पावर बहुत तेजी से ड्रॉप होती है। आपने नोटिस भी करा होगा कि जब आप काम कर रहे होते हो या फिर अपने काम को शुरू कर रहे होते हो, तब आपके दिमाग में अक्सर 2 आवाजें होती हैं। एक आवाज आपको बोल रही होती है कि चुपचाप एक ही जगह पर बैठकर काम कर, कोई एक्सक्यूज बनाने की जरूरत नहीं है, पता है ना घर में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। और दूसरी आवाज आपको बोल रही होती है कि डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। या फिर वो आपको बोलता है कि अपना फोन निकाल लो और कुछ देखो कि वहां पर नया क्या है। ये जो 2 आवाजें होती हैं, और जितना हमारा दिमाग इन 2 आवाजों के बीच में डिसाइड कर रहा होता है कि ये करूं या ये, उतना ही ज्यादा हमारी विल पावर गिरती है। बिकॉज जो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, जो बोलता है कि मुझे काम करना है, दिस इज आवर विल पावर। और जो दूसरी आवाज होती है, जो बोल रही होती है कि नहीं, फोन देखो, कुछ और देखो, मस्ती करो, उठ के चलो मैगी बना लो, ये दूसरी आवाज हमारी कंडीशनिंग होती है। और जितना ये बीच में लड़ाई हो रही होती है और हम एक रिचुअल को फॉलो नहीं कर रहे होते, उतना ही ज्यादा हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, उतना ही जल्दी हम डीमोटिवेटेड और ड्रेन्ड होते हैं। इसलिए अगर अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाना है और अपने फोकस को इंप्रूव करना है, तो क्रिएट अ फोकस रिचुअल। नाउ स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ रिकवरी रिचुअल। आपका दिमाग एक ही चीज पर 6 घंटे तक फोकस करने के लिए नहीं बना, और अगर आप ट्राई भी करोगे तो आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे। हमारा दिमाग एक समय पर सिर्फ 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे तक ही एक चीज पर फोकस कर सकता है, और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस बहुत तेजी से गिरने लगती है। आपको पता है, बहुत से फार्मर्स एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है फैलोइंग। यानी वो सेम मिट्टी को बार बार खेती के लिए यूज करके उसको खराब करने के बजाय वो उस मिट्टी को 1 से 2 सीजन के लिए खाली छोड़ देते हैं। यानी वो उस मिट्टी पर कुछ उगाते ही नहीं है। इससे जो भी मॉइस्चर, माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल लूज कर रही होती है, वो सारा मॉइस्चर, माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट्स वो सॉइल रीस्टोर कर लेती है। इससे जो लैंड सिर्फ 10-15 साल तक ही फर्टाइल रहता, वो लैंड उनको कई जनरेशंस तक उपज देता है। सेम प्रिंसिपल फोकस का है। हर 1.5 घंटे की साइकिल के बाद एक छोटा सा ब्रेक लो, बाहर जाओ, वॉक करो, स्ट्रेच करो, और जानबूझकर अपने थॉट पैटर्न को तोड़ो। हर हाई परफॉर्मर ये चीज जानता है कि ब्रेक काम से अलग नहीं होता, वो काम का पार्ट ही होता है। सो हर रोज जब भी आप काम कर रहे हो, 1 से 1.5 घंटे की साइकिल के बाद
15 मिनट का ब्रेक स्केड्यूल करो, बाहर जाओ, और वो भी बिना फोन के, बिना किसी स्टिमुलेशन के। स्टेप नंबर 3, क्रिएट अ हायर बेसलाइन फॉर फोकस। अपने फोकस को बढ़ाने का सबसे फन और यूजफुल तरीका होता है बुक्स को रीड करना, लेकिन कोई ऐसी वैसी बुक्स नहीं, बल्कि वो बुक्स जो बहुत ही डीप, लंबी और बहुत ही जूसी होती हैं। मेरे पास आपके लिए 5 बुक की रिकमेंडेशंस हैं, और आपका होमवर्क ये है कि आप इनमें से कोई भी बुक को चूज करो, 1 महीना उसको रीड करो, और उसको फिनिश करने के बाद वापस आके कमेंट्स में बताओ कि आपकी उस बुक की यूनिक इंटरप्रिटेशन क्या है। मेरी पहली बुक रिकमेंडेशन है एंटी फ्रेजाइल बाय नसीम निकोलस तालिब। ये बुक आपको बेसिकली सिखाती है कि रिस्क कैसे लेते हैं, इस तरीके का रिस्क लेना जहां पर आपकी डाउन साइड कम होती है और अप साइड बहुत ज्यादा होती है। और ये बुक आपको वेल्थ बनाने के साथ साथ लाइफ कैसे जीते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, नेगोशिएट कैसे करते हैं, और कैसे अपना कटवाते नहीं हैं, ये सिखाती है। तो जिसको भी अपनी लाइफ में अमीर बनना है, मीडियोक्रिटी को एस्केप करना है, रीड एंटी फ्रेजाइल। सेकेंड रिकमेंडेशन इज फॉर दोस्त जो अपनी हेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, एंड दिस इज आउटलिव। बहुत अच्छी हेल्थ के ऊपर बुक है, एंड दिस इज नॉट अ कैजुअल रीड। काफी ये थिक है, और आपको एक्चुअल में एक जगह पर बैठकर नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक्चुअल में सोचने पर ये मजबूर करेगी। आपकी जो डेली हैबिट्स हैं अराउंड व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर डूइंग, जो आप एक्सरसाइज करते हो, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए, कितना आपका हार्ट रेट होना चाहिए जब आप एक्सरसाइज करते हो, टू मिनिमाइज एनी रिस्क ऑफ डिजीज, ये सारी चीजें आपको इस बुक में मिलती हैं। थर्ड रिकमेंडेशन इज इलॉन मस्क बाय वॉल्टर आइजैक्सन, एंड इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट बायोग्राफी एवर रिटन। लोगों के अंदर पता है टेंडेंसी क्या होती है? दे हैव द टेंडेंसी टू वर्शिप दोज जो अब जा चुके हैं। मतलब ओशो के बारे में बात करने का आजकल ट्रेंड चल चुका है। अगर आप अपनी रील में ओशो का नाम भी लेते हो तो लोग आपको समझते हैं कि आप एक कूल बंदे हो। लेकिन अगर आज ओशो जिंदा होते और वो वही कर रहे होते जो वो पहले कर रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रही होती। आप उनको ये बोल रहे होते कि यार ये बंदा रोज कुछ ना कुछ कांड कर रहा होता है, ही इज अ अटेंशन सीकर, इनको ना बस अटेंशन चाहिए, और आई डोंट लाइक दिस पर्सन। जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे, एवरीबडी ट्रीटेड हिम जस्ट लाइक एन एवरेज एक्टर, और आज एवरीबडी इज वर्शिपिंग हिम। सेम चीज मेरे को लगता है इलॉन मस्क के साथ हो रही है। हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा होता है कि यार इसकी कैसी पर्सनैलिटी है, इतने सारे ये बच्चे कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मार्स पर ले जाना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके कांड कलेश हो रहे हैं, पॉडकास्ट में जाके जॉइंट फूक रहा होता है, कुछ भी अपना उल्टा सीधा ओपिनियन दे रहा होता है। बट वेन यू रीड समथिंग लाइक दिस, मतलब आपको ये पता चलता है कि जो सबसे अमीर आदमी है दुनिया में, जो एक ट्रिलियनियर बन चुका है, वो कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कैसे उसने वो चीजें पॉसिबल बनाई जो एक्चुअल में पॉसिबल थी भी नहीं। देन यू रियली अंडरस्टैंड कि ओके नाउ आई गेट इट। फोर्थ रिकमेंडेशन इज फॉर स्पिरिचुअल पीपल, एंड इट इज द होली गीता बाय स्वामी चिन्मयानंदा। दिस इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता। और अगेन, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इंटरप्रिटेशन किसी की क्यों पढ़ूं, मैं डायरेक्ट जो वर्सेस हैं बस उन्हीं को पढ़ लेता हूं, अगेन आप जो भी बुक्स में पढ़ोगे, अगर वहां पर एग्जैक्टली क्लियर वे में डिस्क्राइब नहीं करा जाए कि उन लाइनों का मतलब क्या है, वहां पर आप अपना मतलब वहां पर प्रोजेक्ट करोगे। दैट्स वाई यू नीड अ गुरु, यू नीड अ मेंटर। और अगर कोई आपको समझा रहा होता है कि किसी चीज का क्या मतलब है, उसको पी लो, उसको चुपचाप समझ लो, अपने अंदर डाल लो, एंड मेक इट योर ओन। अगर आप किसी भी ओपिनियन के साथ, किसी भी इंटरप्रिटेशन के साथ लॉन्ग इनफ बैठोगे, तो आपको ये पता चलेगा ओके नाउ आई कैन बिल्ड अपॉन दिस। मतलब वहीं पर मैं सीमित नहीं हूं। अगर आपका दिमाग एक्टिव है और आप एक बुक को एक टास्क की तरह फिनिश करने के बजाय आप उसके साथ इंगेज करते हो, बातें करते हो, जो भी उसमें उस ऑथर ने बोला है उसके साथ दोस्ती करते हो, तो आप उसके पार भी जा सकते हो। नाउ द लास्ट रिकमेंडेशन, और जिस रिकमेंडेशन के बिना कोई भी फेवरेट बुक लिस्ट पूरी ही नहीं होती। अगर आप गूगल करके देखो दुनिया की बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, वो लिस्ट इस बुक के बिना पूरी नहीं होती। दिस इज द ब्रदर्स कैरामाज़ोव बाय फ्योडोर डॉस्टोएव्स्की। और ओशो ने बेसिकली इसको बोला था कि दिस इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक बाइबल। हर स्वामी, हर सेंट, हर कोई, हर टाइप का बंदा इस बुक को रेकमेंड करता है, क्योंकि इस एक बुक में ह्यूमन बिहेवियर की इतनी इंसाइट्स हैं जितनी इंसाइट्स आपको किसी साइकोलॉजी बुक में मिल ही नहीं सकती। और ये सारी बुक्स मैंने आपको रेकमेंड इसलिए ही करी हैं ताकि जब भी आप इनमें से कोई बुक उठाओ, आप ऑलरेडी एक इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ो कि सौरभ ने इतना ज्यादा हाइप किया है, नाउ आई हैव टू रीड दिस, हैव दिस मोटिवेशन एंड कैरी दिस मोमेंटम, बिकॉज
These books are not easy. Step number 4, create a meaningful connection to work. I know ये meaning और purpose वाली जो बातें होती है काफी generic sound करती हैं, but these strategies actually work. जब भी आप काम करने बैठ रहे हो तब अपने अटेंशन स्पैन को तेजी से खोलने के लिए और लंबे समय तक किसी भी चीज पर फोकस करने के लिए खुद से क्वेश्चन करो कि ये काम मेरे लिए जरूरी क्यों है। उस रीजन को एक पेपर पर लिखो, उसको वहां पर प्लेस करो जहां पर आप काम करते हो, उसको देख पाओ, ताकि आपका डिसीजन फटीग कम हो। आपके दिमाग को बार बार ये डिसाइड ना करना पड़े कि मैं काम करूं या फिर कुछ और करने निकल जाऊं या फिर मैं स्क्रॉल कर लूं या फिर मैं कुछ खाने का देख लूं। नो, सामने रीजन लिखा हुआ है, वाई दिस मैटर्स टू मी। बार बार आप उसे देखोगे और जो भी आपकी एक्चुअल में सालों की वायरिंग है आप उसको चैलेंज कर सकते हो उसी मोमेंट पे, बिकॉज आप कभी भी भूल नहीं रहे हो। अक्सर जो ये पैटर्न होता है ना हमारा अपना मोमेंटम तोड़ने का, फोन को देखने का या फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का, ये तभी आ पाता है बिकॉज हम भूल जाते हैं। ये दूसरी आवाज जो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जो हमारे को टेम्प्ट करती है ना कि कुछ और कर, ये बहुत लाउड हो जाती है। बट वेन वी नेवर फॉरगेट कि हम क्यों काम कर रहे हैं, देन जो भी हमारी वायरिंग होती है, जो भी हमारी आवाज होती है, इट डजंट मैटर टू अस। जैसे ही आपके दिमाग को ये पता लगता है कि इस काम को करने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह है, तब वो काम बोझ की तरह नहीं बल्कि एक चॉइस की तरह फील होने लगता है। चीजों को ना मुश्किल बनाना बहुत आसान होता है और आसान बनाना मुश्किल, और अपने अटेंशन स्पैन को, फोकस को बढ़ाना एक्चुअल में बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप इन सारी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करो तो आपको एक्चुअल में इन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सो ये हैं वो तरीके जिनसे आप अपने अटेंशन स्पैन को फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले, क्रिएट अ फोकस रिचुअल एंड स्टिक टू इट। सेकेंडली, क्रिएट अ रिकवरी रिचुअल। बीच बीच में रैंडमली ब्रेक लेने के बजाय एक फिक्स्ड ब्रेक होना जरूरी है, ताकि आपके दिमाग को पता हो कि 90 मिनट तो बैठना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कितनी भी मैं फ्रिक्शन अपने अंदर एक्सपीरियंस करूं, मुश्किल होए, डिस्कंफर्ट होए, बैठना है तो बैठना है। जितना भी काम निकले, आई डोंट केयर। धीरे धीरे दिमाग जो होगा वो रीवायर होगा, और जो शुरुआत में आप प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट फील कर रहे थे, वो प्रोडक्शन बढ़ने लगेगी, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ने लगेगा, और सिस्टम को, पूरी बॉडी और माइंड को आदत होने लगेगी हाई प्रोडक्टिविटी और हाई परफॉर्मेंस देने की। थर्डली, क्रिएट अ हायर बेसलाइन फॉर फोकस बाय रीडिंग गुड बुक्स। नो डॉक्यूमेंट्रीज, नो ऑडियो बुक्स, उन बुक्स को रीड करो जो मैंने आपको रेकमेंड किया है। एंड लास्टली, क्रिएट अ मीनिंगफुल कनेक्शन टू योर वर्क। देखो, खुद से क्वेश्चन करो कि जो मेरे को काम अभी करना है, क्यों मेरे सबसे हाईएस्ट गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी है। अभी वाले गोल को जो एंड वाला गोल है उससे जोड़ दो। आज की वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करके बताओ, और हमारे लाइव लेक्चर्स और प्राइवेट कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।